हेलो एवरीवन, आप सभी का गोइला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि हमने सीरीज चला रखी है, तो हम फिर से आज इकोनॉमी के क्वेश्चन लेके मैं हाजिर हूँ। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच of the following sector contribute the highest percentage to India's GDP। तो इसमें है क्वेश्चन हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की सकल घरेलू उत्पाद से सबसे अधिक योगदान देता है। आपके पास ऑप्शंस है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी मींस लाइफ स्टॉक, सेकेंड है मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड है सर्विस, फोर्थ है कंस्ट्रक्शन। तो जीडीपी में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, तो देखते हैं इसका आंसर। पहले आपको मैं ये ग्राफ से बताऊं, तो आपको जब भी ऐसे जानना है कि कौन से सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो आप सर्वे देखेंगे एंड देन सर्वे से आपका आंसर होगा। हर साल जो बजट और सर्वे से आता है, इससे ही आप डाटा लेंगे, यही ऑथेंटिक होता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे सर्विस सेक्टर की बात करें तो क्या है 9.1%, राइट, 9.1% है। वही इंडस्ट्रियल का 4.1% है और एग्रीकल्चर का हमारा 3 तो अभी हमें यहाँ से समझ आ गया सर्विस सेक्टर का बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल का उससे कम है और एग्रीकल्चर का बहुत कम है। तो हमारा जो आंसर हो जाता है, सेवाएं जो क्षेत्र है उसमें ज़्यादा क्या होती हैं, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होता है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, रोजगार देने में भी इनका बहुत क्या है, कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। निम्नलिखित में से कौन से सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो स्टूडेंट हमारे पास ये सारे डेफिसिट होते हैं। अब डेफिसिट होता क्या है, जब जो सरकार है उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाता है, ग्रेटर देन रेवेन्यू, तो वो हो जाती है डेफिसिट। और डेफिसिट बहुत टाइप के होते हैं, कितना कैसे मैनेज करना है ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटमेंट के द्वारा क्या हो जाता है, तय किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है टोटल बोरोइंग का, तो टोटल बोरोइंग का जो आंसर हो जाता है आपका फिस्कल डेफिसिट। इसी प्रकार से हर एक डेफिसिट होता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, इसमें होता है। और ये डे टू डे का होता है, गवर्नमेंट की डे टू डे कहाँ से क्या होगा, इनकम आएगी, मतलब टैक्स नॉन टैक्स से, और एक्सपेंडिचर कहाँ करेंगी, मीन्स सैलरीज पेंशन देने में। तो ये क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एफआरबीएम, ये होना चाहिए हमारे क्या नेगेटिव में होना चाहिए और इसको हम सरप्लस में लेके आना है, राइट, ये होता है। वही जो इफेक्टिव डेफिसिट होती है रेवेन्यू डेफिसिट, ये जो है गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को देती हैं फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, और ये 2011-12 में आया, याद रखिएगा ये 2011-12 में आया था, 11-12 में, राइट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। वही जो फिस्कल डेफिसिट होता है, इसका फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट, इसका जो आपके पास के क्वेश्चन आया था, डेफिसिट इज टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग होती हैं। बोरोइंग को इसमें एक्सक्लूड किया जाता है, याद रखिएगा, और ये आपका निकल जाता है। वही प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, वो फिस्कल डेफिसिट जहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट माइनस होती हैं, उसको हम प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं, राइट। तो इस प्रकार के आपके डेफिसिट हैं, आपको मालूम होना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछे अब कितना रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, ये भी आपको बजट से मालूम होता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्फ्लेशन। तो हमारे पास स्टेटमेंट है, हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर द प्राइस राइज इन फूड, फ्यूल एंड अदर कमोडिटीज। सेकंड है, कोर इन्फ्लेशन डज नॉट मेजर द प्राइस राइज इन फ्यूल एंड फूड आर्टिकल्स। हमारे पास हिंदी के क्वेश्चन हैं इसी का, मुद्रास्फीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हेडलाइन, मुद्रास्फीति भोजन, ईंधन और अन्य सभी वस्तुओं में मूल्य वृद्धि को मापती हैं। सेकंड है, कोर मुद्रास्फीति ईंधन और खाद्य
पदार्थों पे मूल्य वृद्धि को नहीं मापती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आंसर हो जाता है दोनों सही हैं। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है स्टूडेंट, वो इन्फ्लेशन होता है जहाँ पे हर एक गुड को लिया जाता है प्राइस राइज में। वही जो कोर इन्फ्लेशन, ये रियल आपका क्या इन्फ्लेशन दिखाता है, मींस अगर आप फ्यूल और फूड को एक्सक्लूड कर देंगे तो कोर इन्फ्लेशन आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमें क्या करना है, जो फूड और फ्यूल का जो प्राइस होता है वो बहुत फ्लक्चुएट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आजकल जो हो रहा है टमाटर के साथ हो रहा है और प्याज के साथ भी होता है। तो ये रियल इन्फ्लेशन नहीं बताते क्योंकि इसकी प्राइस बहुत फ्लक्चुएट करती हैं, तो हम कोर इन्फ्लेशन को रियल इन्फ्लेशन बोलते हैं और दोनों जो कथन है वो सही है। चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बैंक्स आर नेशनलाइज्ड इन 1969? 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? अब नेशनलाइजेशन और राष्ट्रीयकरण क्या होता है? 16 बैंक, 14 बैंक, 15 बैंक और 20 बैंक। तो इसको हम देखते हैं। आपको इसका आंसर है 14। तो ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट टाइम जो नेशनलाइजेशन क्या होता है, गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है। सिंपल भाषा में बात करें, जब गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है, बैंकों को ले लिया था तो उसको नेशनलाइजेशन बोला गया, राइट। सबसे पहले आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ कब हुआ? यहाँ पे 1949 में, याद रखिएगा। अब 9 है तो 1969, 9 से ऐसे याद रखेंगे। ये यहाँ पे हुआ था 14 बैंकों का और 1980 में हुआ था मींस यहाँ पे 6 और बैंक, मतलब 20 बैंक का नेशनलाइजेशन हो गया था 1980 में, राइट। तो ये हो जाता है। तो आपका ये सारे आपको पता होना चाहिए, रिलेटेड भी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एसेट वर्थ नॉट लेस देन। हमारे पास जो हिंदी में है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को नोट जारी करने के एकमात्र प्राधिकारी के रूप में कम से कम मूल्य की संपत्ति बनाए रखने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमारे पास है 85 करोड़ ऑफ रुपीस, 150 करोड़ ऑफ रुपीस, थर्ड है 200 करोड़ ऑफ रुपीस एंड 210 करोड़ ऑफ रुपीस। बचपन में मुझे भी ऐसा लगता था, जब हमारे पास इतनी कमी होती है पैसों की तो हमें हम छाप क्यों नहीं लेते। मैं अपने पापा को बोलती थी आप एक प्रिंटिंग का ले आओ तो हमारे पास बहुत सारी करेंसी हो जाएगी और हम कुछ भी खरीद लेंगे। तो ऐसा तो उनके पास भी है, आरबीआई के पास, तो वो क्यों नहीं छाप लेती? क्यों नहीं छापेगी? क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाती है, वैल्यू ऑफ करेंसी इंक्रीज हो जाएगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा, जिस प्रकार से जिम्बाब्वे में देखा गया। तो 1956 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, मिनिमम रिजर्व सिस्टम को क्या करती हैं, देखते हुए करेंसी को छापती हैं। जैसे कि यहाँ पे आंसर जो होता है आपका 200 करोड़। अब 200 करोड़ को देखते हुए छापेगी। आजकल जो हो रहा है 2000 को नोट जो है विड्रॉल कर रहे हैं, ले रहे हैं वापस इकोनॉमी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बोला है कि जितना चाहिए इकोनॉमी में सर्कुलेशन उतना है, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, राइट। तो ये हो जाता है। तो इसमें से भी याद रखिएगा, अगर और भी एडवांस क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें से 115 जो करोड़ होता है वो क्या होता है, गोल्ड और गोल्ड बुलियंस में होते हैं। वही जो 75 बच गया ये होते हैं फॉरेन रिजर्व्स में। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या करती है, करेंसी को प्रिंट करती हैं, छापती हैं। इसी प्रकार से जो है आपको, जैसे कि आपको पता है नोटिफिकेशन आ गया है, बहुत सारी जानकारी होगी जो कि आपको हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ पे जाके इसको ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, और हम और भी इनिशिएटिव आपके लिए लेते आएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे। धन्यवाद।